प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है साम्राज्यवाद। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी ने जहां संपूर्ण विश्व को अनेक रूपों में प्रभावित किया, अनेक नए नए विषयों पर लोगों का दृष्टिकोण आया, जिसमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें, उपनिवेशवाद और उसके साथ ही साथ एक नई अवधारणा का भी विकास हुआ जिसे हम साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद का अर्थ है कि जब कोई राष्ट्र राजनैतिक रूप से किसी भी राज्य पर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लेता है तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में मुख्य अंतर यह है कि जहां उपनिवेशवाद में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अपना अधिकार किया जाता है, वहीं साम्राज्यवाद के अंतर्गत राजनैतिक और आर्थिक दोनों रूपों से कोई भी राज्य बलपूर्वक उस राज्य पर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लेता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद का अर्थ यह हुआ कि पूरी तरीके से राजनीतिक सत्ता उस राज्य पर स्थापित हो जाना। 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम साम्राज्यवाद शब्द आया, लेकिन साम्राज्यवाद शब्द आधुनिक रूप में 19वीं शताब्दी में आया और जिसका मुख्य उद्देश्य केवल राज्यों पर नियंत्रण करना नहीं था बल्कि आर्थिक संसाधनों का दोहन भी करना था। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरीके से उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना। इन साम्राज्यवादी राज्यों ने जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, स्पेन, पुर्तगाल, इन लोगों ने इस भावना को ज़्यादा बल प्रदान किया, लेकिन जो अंत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी शासक के रूप में उभर करके सामने आए वे थे इंग्लैंड और फ्रांस। अब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विकास का मुख्य कारण क्या था। तो जब हम साम्राज्यवाद के विकास के मुख्य कारणों के रूप में देखते हैं तो हमें अनेक कारण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कच्चे माल की आवश्यकता, नई मंडियों की खोज, जनसंख्या में वृद्धि, ईसाई धर्म प्रचारक, उच्चतम सभ्यता में विश्वास, अतिरिक्त पूंजी लगाना, देशों का पिछड़ापन, यातायात और संचार साधनों का विकास। इन सभी सम्मिलित कारणों ने मिलकर के साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम हम एक एक बिंदु को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि साम्राज्यवाद क्यों विकसित हुआ। तो उसका सर्वप्रथम पहला कारण जो हमें समझ में आता है वह है कच्चे माल की प्राप्ति, क्योंकि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण सरप्लस प्रोडक्शन था, यानी कि कृषि में अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन का अर्थ यह होता है कि जब अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है तो उसे हम अधिशेष उत्पादन कहते हैं। अधिशेष उत्पादन के पश्चात वहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण लोगों ने कृषि में पैसा न लगा करके अनेक नवीन उद्योग धंधों की स्थापना की। नवीन उद्योग धंधों की स्थापना में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब अनेक उद्योग स्थापित हुए तो वहाँ पर कच्चे माल की आवश्यकता हुई, क्योंकि कच्चा माल किसी भी देश में पूरी तरीके से कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। तो कच्चे माल की आपूर्ति के लिए इन लोगों ने नए नए क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ किया, जिसमें भौगोलिक खोजों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः यह कहा जा सकता है कि कच्चे माल की आवश्यकता ने यूरोपियन देशों को साम्राज्यवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है नई मंडियों की खोज, क्योंकि जब वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ तो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण नए उद्योग धंधे स्थापित हुए
और वह मशीन के द्वारा उसमें ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता था। जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता था तो उस वस्तु के खपत के लिए किसी भी देश की जनसंख्या ही आवश्यक नहीं थी, बल्कि उस वस्तु की खपत के लिए एक नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता थी, ताकि इनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में जाए और इनकी खपत ज़्यादा हो। इसके लिए इन्होंने नई मंडियों की तलाश करना प्रारंभ किया और नई मंडियों की तलाश में वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें तथा भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो साम्राज्यवाद के विकास का महत्वपूर्ण कारण बनता है। क्योंकि जब तक वहाँ पर राजनैतिक और आर्थिक रूप से शासन सत्ता नहीं स्थापित हो जाती, तब तक माल का आवागमन आसान नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या में वृद्धि। अब हम देखते हैं कि 16वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी का जो समय था वह वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का युग कहा जा सकता है। और उस युग में मानव शरीर में होने वाली अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए चिकित्सा प्रणाली का भी विकास हुआ। साथ ही साथ लोगों का खान पान रहन सहन ये उच्च स्तर का होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि हुई, और स्वास्थ्य में वृद्धि होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या के वृद्धि का मुख्य कारण था मृत्यु दर में कमी होना। अब जब जैसे ही जनसंख्या, ये कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या उस राष्ट्र का एक संसाधन होती है, यदि उसका कुशलतम प्रयोग किया जाए तो राष्ट्र के विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन यदि हम उस जनसंख्या का अगर उपयोग नहीं कर पाते हैं तो शायद वो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देने के लिए, उनको समायोजित करने के लिए तथा उनकी क्षमता का प्रयोग करने के लिए यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेशों में अपनी जनसंख्या को भेजना शुरू किया, जिसकी वजह से भी कहीं न कहीं साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। और साम्राज्यवाद जिस उपनिवेश में जाते थे वहाँ या तो शासक बन करके जाते थे या तो व्यापारी बन करके जाते थे, जिसके कारण वहाँ पर वे शासक की भूमिका में होते थे, जिसने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईसाई प्रचारकों का। ईसाई प्रचारकों ने भी साम्राज्यवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि यदि हम देखते हैं तो वास्को डी गामा जब भारत आता है तो वह कहता है कि एक हाथ में मेरे बाइबिल है तो दूसरे हाथ में मेरे तलवार है। अर्थात धर्म का प्रसार करना तो उनका मुख्य उद्देश्य ही था। वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण विश्व में जाते थे और उनको सफलता भी मिलती थी। वे वहाँ के लोगों को अपने विचारों से, अपने बातों से उनको अपनी ओर आकर्षित करते थे और अपने धर्म में उन्हें शामिल करते थे। तो जब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उनके विचारों से प्रभावित होने लगा तो ये कहा जा सकता है कि जनशक्ति जैसे उनके हाथ में आती थी, वे वहाँ पर अपने राज्य के पक्ष में या अपने शासक के पक्ष में या अपने देश के पक्ष में उस जनसंख्या का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते थे। तो क्योंकि धर्म एक ऐसा बिंदु आता है, धर्म एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी व्यक्ति को आंतरिक रूप से उस राज्य या व्यक्ति के साथ जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। फिर उच्चतम सभ्यता में विश्वास, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूरोपियन अपने को श्रेष्ठ मानते थे और हम एशिया और अफ्रीका के लोगों को काले कलूटे मानते थे, सांप सपेरों का देश कह करके संबोधित करते थे, असभ्य समझते थे। तो उनका ये मानना था कि जब हम उच्च सभ्यता में विकास करते हैं तो हमारा यह उत्तरदायित्व है कि इन अनपढ़ लोगों को हम अपने कार्यों के द्वारा शिक्षित करें और सुसंस्कृत करें। जब इनका यह दृष्टिकोण आया तो इन्होंने व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी के सिद्धांत के तहत यहाँ पर आकर के अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना शुरू किया, अपने भावों और विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिसके कारण लोग इनके प्रति आकर्षित होते गए और इनको एक महत्वपूर्ण जनबल, जनशक्ति प्राप्त हुई, जिसका प्रयोग इन्होंने साम्राज्यवाद के विकास में किया। अगले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करता हूँ।